गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? एक बार कंफर्मेशन दीजिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, मे का जितना क्वेश्चन था वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया पीडीएफ में। बाकी डिस्कशन अभी आई थिंक 65 क्वेश्चंस तक करा है, तो जितने भी आपके एग्जाम रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है वो अभी हमने डिस्कस कर लिए। बाकी इस वीक अरुणाचल जी के मेन डिस्कशन में रहेगा। उसके बाद अगर मतलब ये जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो बचे दिनों में हम करंट अफेयर्स कर लेंगे। अदरवाइज अब करंट अफेयर्स आपका फिर जब ये हेड कांस्टेबल हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा तब से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों का क्वेरी आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। तो देखो, एडमिट कार्ड को लेके इतना आप टेंशन में ना रहो, आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट में एक बार और चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली एपीएसएसबी को मैंने मेल ड्रॉप कर दिया था इसकी रिगार्डिंग, अभी तक तो अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। अगर कोई रिप्लाई आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। बट फॉर द टाइम बिंग आप अपना फोकस लूज मत करिए, तैयारी करिए, एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा। कई बार 3 दिन पहले भी आता है कुछ एग्जामिनेशन में। अभी जैसे नेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें 3 दिन पहले आया था ना, तो बहुत से एग्जाम में ऐसा हो जाता है। तो उसका टेंशन मत लीजिए, एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। अगर डिले वगैरह करना होता तो इन्फॉर्मेशन आ गई होती, या मान लो अगर डिले हो भी रहा है तो आपके लिए बढ़िया है और टाइम मिल जाएगा। लेकिन फोकस होके तैयारी करते रहिए, एडमिट कार्ड की टेंशन में तैयारी मत छोड़िए, है ना। मन में ऐसी उम्मीद मत पालिएगा कि ये एग्जाम डिले हो रहा है, तो वो भारी पड़ेगा आपको। जुलाई के पीडीएफ की अभी जरूरत नहीं है। आप अगर अभी ये वाला एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें जून तक का प्रिपेयर करिए। और बाकी जो थोड़ा बहुत जुलाई का इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज थी वो मैंने अभी आज अरुणाचल टाइम्स का डिस्कशन किया था। 1 से 8 जुलाई वाला, उसको आप रेफर कर सकते हैं। बाकी ये हेड कांस्टेबल के एग्जाम के बाद फिर जुलाई का भी अवेलेबल हो जाएगा। अभी जून तक का पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा दिया है। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारे आपका जो आपको मैंने करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी है, उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड और बाकी सारे जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट से रिलेटेड न्यूज़ है सब उसमें कवर है। तो अलग से फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि अभी तैयारी पे फ़ोकस लूज़ नहीं करना है। अभी आपके एग्ज़ाम में चूँकि अरुणाचल का जो करंट अफेयर्स है ना? आपके हाँ, तो आपके जो अरुणाचल में पीडीएफ कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का वैसे जो नॉर्थ ईस्ट पीसी पे आपका यूट्यूब चैनल पे चले आना, उसमें सारे करंट अफेयर्स की क्लासेस अपलोड है। उसी के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज वैसे अब हमारी वेबसाइट भी लाइव हो गई है। northeastpsc.co.in नाम से वेबसाइट है, उस पर भी विजिट कर सकते हो। उस पर भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। फिर भी दिक्कत आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990784642। ठीक है, आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। ये जो अरुणाचल जी के हम डिस्कस करेंगे आज, इसका पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी नहीं तो नहीं मिले तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। एक्चुअली फेसबुक पे वैसे लिंक डाल तो देते हैं, लेकिन फेसबुक पे लिंक काम नहीं करती, पता नहीं क्यों। ऐसा बहुत से लोग कंप्लेन कर भी चुके हैं, हमने देखा भी था। बाकी लिंक फिर भी डाल देते हैं, किसी के काम करे तो कर जाए। अदरवाइज ये वीडियो कल तक आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो वहां पर आप जाके क्या कहते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो मैं पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी। ठीक है, तो अरुणाचल जीके से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं सर। अरुणाचल जीके, देखो अरुणाचल जी के क्यों पढ़ना है, ऑब्वियसली बात है, आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होगे। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीके आता है, तो वहां पर अरुणाचल जीके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट ईयर तक एपीएसएसबी में जो जीके आता था उसमें 50 क्वेश्चंस होते थे।
तो 50 में से कुछ एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें से 50 में से 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट अरुणाचल जीके से पूछे गए हैं। अभी स्टेनोग्राफर का हुआ था, हालांकि उसमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। ऑलरेडी 50 से वेटेज अब जीके का 25 हो गया है, उसमें भी अरुणाचल जी के एज सच देखने को नहीं मिला था, बट स्टिल आने वाले टाइम में मिल सकता है, क्योंकि ये हमेशा से इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है आपके एग्जाम का। और प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी फोकस करती हैं कि अरुणाचल जीके का वेटेज मेंटेन किया जाए। अब कैबिनेट पहले भी इस बात को बोल चुकी है, अभी एपीपीएससी में भी उन्होंने अरुणाचल जीके को फोकस करते हुए सिलेबस में एक्स्ट्रा में ऐड किया है अलग से। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी चलती रहती हैं, तो अरुणाचल जीके तो किसी भी हाल में मिस नहीं करना। वैसे तो मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से अरुणाचल जीके भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में चेंजेस हुए हैं काफी, और कुछ क्वेश्चंस जिस तरह से आए हैं, तो उन सब के मद्देनजर रखते हुए लास्ट ईयर मैंने आपका अरुणाचल जीके का पीवाईक्यू डिस्कशन कराया था। तो उसी के साथ साथ मैंने इस चीज का संज्ञान लिया कि आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके रिपीट हो रहे हैं, या पोटेंशियल टॉपिक्स हैं जो दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। पिछले से ज्यादा ये डिटेल्ड है, पिछले से ज्यादा ये आपका प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में, अपग्रेडेड फॉर्मेट में ये आपका पीडीएफ मिलेगा, और कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा, है ना। इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एवोल्यूशन जो है अपने अरुणाचल प्रदेश का, उसको भी मैंने ऐड किया है, जिसपे क्वेश्चन आते रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर सर आ जाइए, जुड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं द अरुणाचल जीके। रेडी हैं? चलिए, ओके। हाँ, तो ये सर हमारे सिलेक्शंस हैं स्टेनोग्राफर के। ये सारे स्टूडेंट्स हमारे मतलब टॉप 10 में 3 स्टूडेंट्स थे, ओवरऑल 20+ सिलेक्शंस हमने दिए हैं, तो हाईएस्ट इन द अरुणाचल। उसके अलावा ये हमारे सर आपका CHSL के हैं, और ये हमारे सर आपका CSL के सिलेक्शन है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से मेहनत करनी है ताकि आपकी भी फोटो बाकी स्टूडेंट्स की तरह पोस्टर में छप सके। ठीक है, चलिए, तो पीडीएफ आपको जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना फ्री वाले, उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना। बाकी फिर भी ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी बातें करते हैं, जो बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं अपने अरुणाचल के, जो अमूमन आते ही रहते हैं, इन जनरल आए दिन रिपीट होते रहते हैं, या बिल्कुल बेसिक मिनिमम चीजें हैं जो एटलीस्ट आपको पता होनी ही चाहिए रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो वो एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले सर जो अपना अरुणाचल प्रदेश है वो क्या है सर? एक स्टेट है। जब से आजादी मिली तब से क्या अरुणाचल प्रदेश स्टेट था? नहीं सर, ये शुरुआत से स्टेट नहीं था। अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला है ऑन 20 फरवरी 1987। तो आज भी हर साल हम लोग स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं 20 फरवरी को, या सो नो? आप लोग जाते भी होंगे सर, तो हर साल अपन सेलिब्रेट करते हैं। कैपिटल की बात करें ईटानगर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट को लेके बड़ा बवाल रहता है सर, बहुत बवाल रहता है। अभी तो 2 नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, केई पान्योर और बिचौंग, उससे पहले 25 थी। तो कई लोग आते थे कहते थे सर 26 है, क्योंकि वो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स को भी डिस्ट्रिक्ट में काउंट करते थे। लेकिन ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो वहां ये लिखा हुआ है, इट लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पापुम पारे। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो डिस्ट्रिक्ट नहीं आ सकता ना सर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स को अलग से सिग्निफाई करते हैं, अदरवाइज वो डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। डिस्ट्रिक्ट आपकी पहले 25 थी, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई है, केई पान्योर और बिचौंग, उनको मिला दो तो टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट आपकी एग्जिस्ट करती हैं। फिर भी डाउट हो तो आप न्यूज़पेपर्स का सहारा ले सकते हो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज थी कि केई पान्योर बिकम्स द 26th डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद फिर आपका बस बिशोम बना है। तो डिस्ट्रिक्ट के मामले में आप टेंशन फ्री रहो। टोटल डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट इन अरुणाचल, आज की डेट जो भी है 15 जुलाई 2024 को जब मैं आपकी ये क्लास ले रहा हूं, तो अभी तक एट करेंट अरुणाचल प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप ना लो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को लेके बड़ा बवाल रहता था, बहुत टेंशन रहती है, नहीं लेनी है सर। गवर्नर की बात करें तो केटी पटनायक जी इज द करेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लेफ्टिनेंट आपका सर एलजी केटी पटनायक जी इज द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पेमा खांडू इज द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अभी 2024 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में उनकी गवर्नमेंट फिर से जीती है, एंड अगेन
ही इज रीइंस्टेटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये चेंज हमें नहीं करना पड़ा, वो अभी ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेजिस्लेचर की बात करें, कुछ स्टेट्स बाई कैमरल होते हैं, जैसे यूपी है ना, मैंने एक टेक्निक भी बताई थी याद करने की अभी पॉलिटी के रिवीजन क्लास में, तुम्बक। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली बाई कैमरल है, यानी वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो तेलंगाना था, उत्तर प्रदेश है ना आपका, ये महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और आपका कर्नाटका। ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट होने की वजह से बाइकैमरल हैं। अदरवाइज बाकी सारे स्टेट्स आपके कैसे हैं सर, यूनिकैमरल हैं। ठीक है, तो बस बाइकैमरल को याद रखना, यूनिकैमरल तो ऑटोमेटिकली कर लोगे जब आपको याद है यही 6 बाइकैमरल हैं, तो बाकी जितने भी बचे हैं वो सब क्या है, यूनिकैमरल। ठीक है, अच्छा वो अरुणाचल प्रदेश की असेंबली में कितनी सीट्स है, 60 सीट्स है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं पढ़ा हो, इसको पढ़ के चले आना सवाल बन जाएंगे। ये इतने बेसिक फैक्ट्स हैं कि जनरली पूछता भी नहीं है एग्जाम में आपके, इतने बेसिक है। कभी कभी हाई कोर्ट की बात करें तो सर एज सच अरुणाचल प्रदेश में अभी तक कोई स्पेसिफिक, मतलब जैसे हर एक स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है, तो वो अभी नहीं है। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वही सर अरुणाचल प्रदेश की केसेस देखती है, तो उसकी एक ब्रांच है ईटानगर में, ईटानगर ब्रांच गुवाहाटी हाई कोर्ट की, वही अरुणाचल प्रदेश की केस देखती है। ठीक है, सीएम साहब का एक दो बार मैंने स्टेटमेंट देखा था जहां पर उन्होंने बात रखी थी कि अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी अपनी हाई कोर्ट होनी चाहिए, और हो सकता है आने वाले सालों में आप अपनी स्टेट की स्पेसिफिक अलग एक हाई कोर्ट देखो। एरिया की बात करें तो सर 83,743 स्क्वायर किलोमीटर, तो एग्जैक्ट अगर याद रहे ना रहे इतना ध्यान रख लेना 83,000 के करीब है। ठीक है, एटलीस्ट इतना ध्यान रख लेना, एग्जैक्ट भले ही याद ना रहे बट एटलीस्ट इतना जरूर ध्यान रख लेना 83,000 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया। अब 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन 13,83,727 है, यानी अप्रोक्सीमेट मान लो 13-14 लाख के करीब पॉपुलेशन आपकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई सर, 13 से 14 लाख के बीच आपकी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लिटरेसी रेट ये भी सर 2011 सेंसस के हिसाब के बता रहे हैं 65.38% वाज द लिटरेसी रेट। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, तो जो पॉपुलेशन है और जो लिटरेसी रेट है वो किसके बेसिस पे, 2011 सेंसस के बेसिस पे। ऑब्वियसली जब अगला सेंसस आएगा तो उसको हम अपडेट भी करेंगे, साथ ही साथ पॉपुलेशन भी उसमें आपको बढ़ी हुई दिखेगी और साथ ही साथ आपको लिटरेसी भी वहां पर बढ़ी हुई दिखेगी। अच्छा, अरुणाचल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में कंफ्यूज मत करना सर, भले ही अरुणाचली हिंदी चलती है अपने अरुणाचल में। ठीक है, अपना अरुणाचल में हिंदी का एक अलग फॉर्म लॉन्च हो गया है, अरुणाचली हिंदी। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अभी भी क्या है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। अब उसके बाद कुछ बेसिक चीजें सर, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट बटरफ्लाई। ये तो सर आपको रटे होने चाहिए, माइंड में छपे होने चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, तो स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट बटरफ्लाई अभी के अभी याद कर लेना, ये तो आपका फ्रिक्वेंटली रिपीट होते ही रहते हैं। जैसे स्टेट एनिमल ये है कॉमन नेम मिथुन, और बोस फ्रंटालिस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, दोनों से ही पूछ सकता है, कभी कॉमन नेम भी पूछ सकता है, कभी साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है, आपको दोनों पता होने चाहिए। अच्छा, इसमें भी स्टेट एनिमल में भी बहुत कंफ्यूजन था, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो लोगों को ज्यादातर दो कंफ्यूजन रहते थे कि सर मिथुन है या हुलॉक गिबन है। ठीक है, तो मैं भी उस टाइम से जब नया नया आया था तो मैं भी थोड़ा सोचता था अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं, लेकिन हाँ फिर इतना पढ़ पढ़ा के मेरे को इतनी क्लैरिटी मिल गई कि स्टेट एनिमल मिथुन है, तो अब आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब होते भी नहीं है, पहले शुरू में लोग होते थे, फिर मैंने उनको ये चीज क्लियर कर दिया है कि आपका जो स्टेट एनिमल है दैट इज मिथुन, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली मैं देखता हूँ दो कंफ्यूजन ही रहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को लेके रहता है, एक स्टेट एनिमल को लेके रहता है ना, तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना, वो सब आपकी स्क्रीन पे है। स्टेट बर्ड की बात करें, ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है सर, ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस।
नेक्स्ट इज योर स्टेट ट्री। स्टेट ट्री है सर होलोंग। होलोंग थोड़ा अगर आप भूल रहे हो, वैसे तो मुझे लगता है होलोंग याद रख लोगे आप, अगर भूल रहे हो तो होलोंगी से रिलेट कर लेना, होलोंगी जहाँ पे आपका एयरपोर्ट है ईटानगर का। तो स्टेट ट्री इज अ होलोंग, उसका साइंटिफिक नेम डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ सर, अभी के अभी याद कर लेना, डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस। ये जितने भी स्टेट एनिमल वगैरह हैं सब अभी के अभी याद करो, डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस। ठीक है, तो कुल मिला के अभी हम लोगों ने सर क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने सर बात कर ली है स्टेट एनिमल की, स्टेट बर्ड की और स्टेट ट्री की। ठीक है, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, इनकी बात कर ली है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टेट एनिमल क्या है सर, मिथुन है, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है, फिर स्टेट ट्री होलोंग है। पहले तो कॉमन नेम ही याद कर लो सर। ठीक है, पहले कॉमन नेम इंश्योर कर लो, क्या क्या है सर, स्टेट एनिमल इज मिथुन, स्टेट बर्ड इज ग्रेट हॉर्नबिल और स्टेट ट्री इज योर होलोंग। जब स्टेट एनिमल आप इंश्योर कर लो फिर याद करो सर स्टेट इनके साइंटिफिक नेम। जैसे एनिमल, स्टेट एनिमल मिथुन, मिथुन का साइंटिफिक नेम क्या है, बोस फ्रंटालिस। ठीक है, बोस फ्रंटालिस। ग्रेट हॉर्नबिल आप भी कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाइए। ग्रेट हॉर्नबिल का क्या है सर, ब्यूसेरोस बिकॉर्निस। ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल का क्या है सर, ब्यूसेरोस बिकॉर्निस। नेक्स्ट, एक ना रुकिएगा, एक मिनट। ऑलराइट, ठीक है, तो स्टेट एनिमल इज मिथुन, बोस फ्रंटालिस, स्टेट बर्ड इज ग्रेट हॉर्नबिल, साइंटिफिक नेम इज बिसेरस बिकॉर्निस, और स्टेट ट्री इज होलोंग। होलोंग का सर थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि जनरली एनिमल बर्ड तो आप लोग याद कर लिए जाते हैं, उसके बाद ट्री वगैरह में गड़बड़ाने लगते हैं, वो नहीं गड़बड़ाना है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ गया ना फालतू का 2 नंबर चला जाएगा। ठीक है, डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिंदगी में फिर एक बार पछताने का मौका देता है बस। ठीक है, वरना लाइफ टाइम कहोगे बच्चों से कि अगर मैंने स्टेट ट्री याद कर लिया होता, मेरा एक सवाल सही हो गया होता, कट ऑफ क्लियर हो गया होता, तो मैं भी सरकारी नौकरी कर रहा होता। ठीक है ना, तो बाद में पछताओ उससे बेहतर है अभी याद कर लो। स्टेट एनिमल बर्ड लगभग लोग कर लेते हैं, उसके बाद की चीजों में थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो स्टेट ट्री इज डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस होलोंग। कितने लोगों को याद हो रहा है, याद हो रहा है तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, हाँ, तो क्या क्या याद कर लिया सर हमने, एनिमल की बात कर ली, बर्ड की बात कर ली, ट्री की बात कर ली। अब फ्लोवर बचता है सर, फॉक्सटेल ऑर्चिड, रिंकोस्टाइलिस रेट्यूसा। ठीक है, रिंकोस्टाइलिस रेट्यूसा, फॉक्सटेल ऑर्चिड, दैट इज योर स्टेट बर्ड। स्टेट बटरफ्लाई अभी हाल फिलहाल में डिक्लेयर हुई थी, केसरे हिंद, तो इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, हिस्ट्री माइंड मैप, हिस्ट्री माइंड मैप क्रोनोलॉजी से करिए सर। सबसे पहले ईयर डिसाइड करिए कि किस ईयर में क्या इवेंट हो रहा है, डिटेलिंग मत करिए, बस इवेंट याद करिए। अच्छा, इस इवेंट में ये हो रहा है, इस इवेंट में, इस ईयर में पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपका क्या कहते हैं वैदिक एज, है ना, फिर उसके बाद महाजनपद। तो पहले क्रोनोलॉजी बना लीजिए वन वन वर्ड में, जितनी भी हिस्ट्री के इवेंट्स हैं सबसे पहले क्रोनोलॉजी बना लीजिए वन वन वर्ड में, पहला काम ये करना है। उसके बाद उसकी डिटेलिंग स्टार्ट करनी है। हिस्ट्री में सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है और इसी तरह से मैं पढ़ाता भी हूँ। ठीक है,
तो आपका सर फॉक्सटेल ऑर्चिड और स्टेट बटरफ्लाई इज केसर हिंद, इसको ध्यान रखिएगा। रिंकॉस्टेलिस रेट्यूसा, तो दैट इज योर स्टेट फ्लावर। चलिए सर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो एक बार फिर से कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। कुछ पूछूं तो बता देना सर, ठीक है। एज पर सेंसस 2011 अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है सर? नहीं पता है तो लमसम बता दो, जस्ट अभी हमने डिस्कस करी है। एज पर सेंसस ऑफ 2011 अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है सर? ये देखो, पॉपुलेशन पूछा था। ऐसे निकालेंगे एग्जाम? उमिया जी, अरे उसकी क्यों टेंशन लेते हो? अगर मान लो लाइव नहीं भी कर पा रहे, रिकॉर्डिंग तो सर है ही ना आपके पास। और इतने तो आप लोग सवाल पूछते भी नहीं हो, मैं पूछता ही रहता हूँ, कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट भी नहीं पूछता है। तो उतना लाइव की आप क्यों टेंशन ले रहे हो? रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास, अगर कल मैं दोपहर में लेता भी हूँ तो रिकॉर्डिंग आपके पास, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिए। ये 83 वाले, इनका क्या होगा? मैं 83 वालों से बड़ा निराश हूँ। 83 वालों ने निराश कर दिया, मतलब किधर है सर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है? मैं पूछ रहा हूँ मतलब पॉपुलेशन। मैं डाउट में आ गया कि मैंने एरिया बोल दिया क्या? धनाधन 83 आ रहा है, धनाधन 83 आ रहा है आंसर। 13,83,727, ठीक है, 13,83,727 ये पॉपुलेशन थी। अब एरिया, एरिया बताओ सर, एरिया बताओ, एरिया। हाँ जी सर, एरिया। लूसी जी, ये गलती करने का मौका एग्जाम में नहीं देगा। जो गलती करनी है यहीं कर लो आप। एग्जामिनेशन में इससे कोई असर नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनेशन बोर्ड इस मामले में रूथलेस होता है, उसे नहीं फर्क पड़ता आप किस परेशानी से आ रहे हो, आप किस दिक्कतों से आ रहे हो। उनको सिंपल फंडा है, एग्जाम में बैठो, नंबर निकालो, झंझट खत्म। डजेंट मैटर कि आपने सिली मिस्टेक करी क्या करी। तो इसको गौर से देखिए। हाँ वो तो है सर लाइव में। तो एक्चुअली फिर इवनिंग में तो फिर अब अरुणाचल जी के हम कर रहे हैं ना, इस वजह से इवनिंग में तो कहाँ फिर टाइम पॉसिबल है, आप ही बताओ। और एरिया सर आपका 83,743 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना है सर? 83,743 किलोमीटर स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। अच्छा, स्टेट ट्री बताओ, स्टेट ट्री का नाम अलोंग विद द साइंटिफिक नेम, स्टेट ट्री का नाम बताइए अलोंग विद द साइंटिफिक नेम। बिल्कुल, हॉलोंग, बिल्कुल सही बात है, स्टेट ट्री इज द हॉलोंग। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर इसका साइंटिफिक नेम, तो क्या बता पाएंगे? स्टेट ट्री का साइंटिफिक नेम बता पाएंगे सर? क्या था सर? बिसोरस बाइकॉर्निस था। कितने लोग कह रहे हैं स्टेट ट्री बिसोरस बाइकॉर्निस था? कोई है? बिल्कुल सर, डिप्टेरो कार्पस रिट्यूसस, ठीक है। अच्छा, स्टेट फ्लावर बताइए,
स्टेट फ्लावर का नाम अलोंग विद साइंटिफिक नेम, स्टेट फ्लावर का नाम अलोंग विद साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम अच्छे से करके जाएंगे सर, क्योंकि अगर मान लो उसने साइंटिफिक नेम ही पूछ लिया तो मामला फंस जाएगा, है ना। और साइंटिफिक नेम पे भी सवाल आए हैं एक दो बार। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड, ठीक है, फॉक्सटेल ऑर्चिड, और अगर आपसे कोई पूछे सर इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम क्या बताओगे सर? रिंकॉस्टिलिस रेट्यूसा, ठीक है, साइंटिफिक नेम रिंकॉस्टिलिस रेट्यूसा। अब जल्दी से स्टेट बटरफ्लाई और बता दो, फिर हम आगे स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम इसीलिए देता हूँ, एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लो, एक बार जल्दी से मेरे को बता दो स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है, उसका नाम क्या है? कोई नहीं तालू जी, यकीन कर लिया मैंने आप पे, टेंशन ना लो। लिख नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो लिख पा रहे हैं वो लिख दें, ऐसा नहीं एपीएसएसबी वाले भी वीडियो देख रहे हैं वो नोट कर रहे हैं कौन कौन आंसर दे रहा है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, स्टेट बटरफ्लाई कौन सी थी? केसर हिंद, ठीक है। लिखवा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आप अगर किसी चीज को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही ज्यादा उसको रिटेन कर पाओगे। अगर किसी चीज को सुनोगे आप या उसको लिखोगे तो ऑब्वियसली लिखने में ज्यादा याद होगा, याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मास्टर चिल्ला रहा है चिल्लाने दो, याद नहीं है तो एक बार लिख लो, कमेंट में नहीं लिख रहे हो कॉपी में लिख लो सर, ठीक है, लिख लो एक बार, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम खर्च होता है और जो चीजें याद नहीं हो रही हो उसमें थोड़ा अगर आप टाइम दोगे तो रिटेन करने में आसानी रहती है, इसलिए मैं लिखवाता हूँ। चलो जी, तो ये हो गई बेसिक बातें, ऑलराइट। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक अरुणाचल की बातें हमने कर ली। अब सर कुछ और बातें हैं, जैसे ये तो सर मैंने आपको बता दिया, स्टेटहुड कब मिला था? 20 फरवरी 1987। देखो दो कुछ साल हैं अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री में, कुछ ईयर इंपॉर्टेंट हैं, मैं सारी ईयर आपको मार्क कराऊंगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली बात है 1987 है। 1987 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन अरुणाचल प्रदेश को क्या मिला था, इस साल में स्टेटहुड मिला था 20 फरवरी 1987। और वो मैं मानता हूं लगभग आप सब जानते होंगे इस ईयर को, कोई नहीं भूलता, ठीक है। 1972 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1972 को अरुणाचल प्रदेश क्या बना था, यूनियन टेरिटरी। पहले क्या था हम पूरी बात करेंगे, आजादी से लेकर 1987 तक की पूरी क्रोनोलॉजी में आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, इस बार यही सारी चीजें एड ऑन की है, ठीक है। तो 1972 तक क्या था, अरुणाचल 1972 में अरुणाचल प्रदेश क्या बना था, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो एक तो सर 1987 इंपॉर्टेंट है, दूसरा 1972 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन क्या बना था, यूनियन टेरिटरी 20 जनवरी 1972, और तब इसका नाम पड़ा था अरुणाचल प्रदेश, पहले क्या था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर 1975 भी इंपॉर्टेंट है सर, 1975 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक पहली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, पहली इलेक्टेड असेंबली और फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के बने थे 1975 में। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन कब हुए थे अरुणाचल प्रदेश की असेंबली के, 1978 में, ऐसी मतलब एक टेम्परेरी बना दी थी। फिर 1978 में अब आप देखोगे प्रॉपर जनरल इलेक्शंस के बाद 1978 में असेंबली बनती है। ये सारी चीजें नहीं भी याद हो, अभी मैं पूरी क्रोनोलॉजी में बताऊंगा, सब याद हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। कुछ और बेसिक फैक्ट्स हैं, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, इसको तो हम अच्छे से देखेंगे ही। अभी ये ध्यान रखो सर
कि अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन से लिटरेचर्स में नाम आता है। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप देखो तो जैसे मगध है, मगध का तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम आता है। इसी तरह से जो अरुणाचल प्रदेश की धरती है, वहां की जो जमीन है, उसका जिक्र क्या किसी एंशियंट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है? अगर कोई ये सवाल आपसे पूछे तो आप बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, कालिका पुराण और महाभारत में अरुणाचल प्रदेश का जिक्र आया है। ठीक है, और इस प्लेस को क्या कहा गया है? प्रभु माउंटेन्स ऑफ द पुराण। ठीक है, कालिका पुराण और महाभारत में अरुणाचल प्रदेश की जमीन का जिक्र आया है और वहां क्या कहा गया है उसे? प्रभु माउंटेन्स ऑफ द पुराण। ये वो जमीन है, वो जगह है जहां पे संत परशुराम जी ने अपने पाप धोए थे, संत व्यास ने मेडिटेट किया था और राजा बिस्मार्क ने अपना किंगडम फाउंड क्रिएट किया था और लॉर्ड कृष्णा मैरिड हिज कॉन्सर्ट रुक्मिणी। तो कृष्णा जी की जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की जो शादी है वो भी इसी जमीन पर आपका हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश आपका हिस्ट्री में याद किया जाता है। कई सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जगह जगह पर जो अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं वो यहाँ के रिच कल्चर और हेरिटेज का जिक्र करते हैं। जैसे आप नेशनल म्यूजियम है एक मतलब नेहरू म्यूजियम है ईटानगर में, है ना, वहां पर अगर आप जाएंगे तो मेरे को तो काफी मतलब अच्छा म्यूजियम लगा वो। वहां पर जितने भी आपके ट्राइब्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया, उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। इन द सेम मैनर आपके बहुत सारे हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड आर्कियोलॉजी के कई सारे वहां पर आपको एविडेंसेस हैं जो वहां म्यूजियम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो यही सब रिप्रेजेंट करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो ऐसा नहीं है ब्रिटिशर्स के टाइम का है ना, उससे भी ये उतना ही पुराना है जितनी पुरानी आपकी महाभारत है, क्योंकि महाभारत जैसे पुराने टेक्स्ट में भी आपको अरुणाचल प्रदेश का जिक्र देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश का जो पॉपुलर नाम है इट इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अब आप लोग तो ये जानते होंगे सर, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सुबह होती है वो अरुणाचल से होती है। ठीक है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट होता है और अरुणाचल ईस्टर्न मोस्ट में, तो सबसे पहले सूरज की किरण कहाँ पड़ती है? अरुणाचल में पड़ती है। तो अरुणाचल प्रदेश इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ऑलराइट, नेक्स्ट ये आपकी ये अब एडिट करना रह गया, ये मैं कर दूंगा। ये 25 नहीं होगा, यहाँ पर 27। ठीक है, मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड किए हैं, के पान्योर एंड बिजोंग। अब इससे देखो क्या क्या सवाल बन सकते हैं। एक तो सवाल यही बन सकता है टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं। एक सवाल बन सकता है लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताओ। तो लेटेस्ट तो सर आपकी बिशॉम है, के पान्योर के भी बात जो बनी थी वो बिशॉम है, उसकी जो हेडक्वार्टर है नपांगफुंग। ठीक है, नपांगफुंग इज द हेडक्वार्टर। तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब आपकी यहाँ पर मेंशन है। डिस्ट्रिक्ट्स अलोंग विद देयर हेडक्वार्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसको एक बार आप अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लीजिए। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कुछ मैप बेस्ड बन जाते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं? जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल, तो ज्यादातर वैसे आप लोग बता दोगे अंजौ। ठीक है, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट, हाँ ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल की आपसे कोई पूछे तो वो कौन सी है? अंजौ है। ठीक है, और वेस्टर्न मोस्ट अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन सी है सर? आपका तवांग है। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट अगर कोई आपसे पूछे तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट बताओगे सर? आपका तवांग है। बिल्कुल सदर्न मोस्ट में आ जाओ तो कौन सी है सर? लॉन्गडिंग है। नदर्न मोस्ट में आ जाओ तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो इट इज दिबांग वैली। ठीक है, दिबांग वैली नदर्न मोस्ट। वैसे नदर्न सदर्न नहीं पूछता है, मेनली ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट को ध्यान रखना। ईस्टर्न मोस्ट इज अंजौ और वेस्टर्न मोस्ट इज तवांग। ठीक है सर, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। फिर इसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जो इवोल्यूशन हुआ है अरुणाचल प्रदेश का उसकी बात करेंगे, है ना। तो पूरी एक क्रोनोलॉजी है, अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। तो माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर लो फिर से,
कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक। हाँ जी, एक चीज और मैं कह देता हूँ, देखिए ये जो मैंने पूरा मटेरियल अरेंज किया है, ये किसी रैंडम सोर्स से अरेंज नहीं है, ये ज्यादातर कोशिश की गई है जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट्स हैं, उनसे मैं लूँ। ठीक है, तो ज्यादातर आपका जो कंटेंट है वो गवर्नमेंट वेबसाइट से ही उठाया गया। पहली प्रायोरिटी मेरी वही रही है। सेकंड प्रायोरिटी रही है जो आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, लाइक अरुणाचल टाइम्स में, ठीक है, या और भी कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं जहां से आपका अरेंज हो सके मटेरियल, तो सेकंड मेरी जो प्रायोरिटी रही है सोर्स की, वो लीडिंग न्यूज़पेपर्स रहे हैं। ठीक है, मैंने कोई भी चीज एज सच सिर्फ विकिपीडिया से देख के इसमें नहीं छाप दी है, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो अगर आपको किसी पार्ट में डाउट लगता है, आपको लगता है नहीं सर यहाँ पर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए। ठीक है, हम देखेंगे, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, अगर उसमें कोई चेंज करने की गुंजाइश होगी तो डेफिनेटली हम उसमें चेंज करेंगे। ठीक है सर। और यहाँ पर देखिए जो भी वर्ड्स होते हैं वो आपका लोकल लैंग्वेजेस के हैं, तो हो सकता है किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैं अच्छे से ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं पहले ही अपोलोजाइज करता हूँ। ठीक है, तो वो किसी भी इंटेंशन के बेसिस में मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन की कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जब आजादी मिली, ठीक है, आजादी के टाइम पे वैसे तो ब्रिटिशर्स की कोशिश थी कि अरुणाचल प्रदेश को भी अपने साथ ले जाएं, है ना, क्राउन प्लेस बना के अपने साथ निकाल लें, लेकिन हमारे महान नेताओं की देन थी कि अरुणाचल प्रदेश को हम बचा पाए, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बचा पाए। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये इट वाज क्रिएटेड इन 1954, या ये पहले बेसिक है, ठीक है, बेसिक चीजें ध्यान रखना, या ये तो समझ जाओगे सर, ये सब मैं दोबारा ये इनको डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, अभी कुछ बेसिक चीजें बस ध्यान रखना पहले, कि नेफा जो था 1954 में बना, 1972 में यूटी बना, हम पहली बात कर चुके हैं। पहले हेडक्वार्टर शिलोंग था, कैपिटल शिलोंग थी, फिर बाद में शिफ्ट हुई ईटानगर, ये एपीएसएसबी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। ठीक है, अरुणाचल को स्टेट हिट मिला 1987 में। ये बार बार इसलिए भी मैंने लिख दिया क्योंकि एक दो बार रिपीट हो जाएगा ना, तो आप उतना ही याद भी कर पाओगे। तो जब नेफा बनता है तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके अंडर में आ जाता है, आसाम के जो गवर्नर थे उनके अंडर में आ जाता है। ठीक है, फिर बाद में जब संविधान आता है, जब आजादी मिली तब जो अरुणाचल वाला एरिया था उसे फ्रंटियर ट्रैक्ट कहते थे, वो आसाम के गवर्नर के अंडर में था। फिर बाद में संविधान बनने के बाद जो पावर थी वो किसको दे दी गई, जो गवर्नर थे आसाम के, उनको दे दी गई। तो नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 था। इट प्रोवाइडेड अ न्यू नेम एंड न्यू पॉलिटिकल स्टेटस टू नेफा। ठीक है, नेफा का रीनेम किया गया एज अरुणाचल प्रदेश 1972 में, इट बिकेम यूटी, और फाइनली 55th अमेंडमेंट से इट बिकेम स्टेट, कंप्लीट स्टेट ऑन 20 फरवरी 1987। ठीक है, अब ये चीज हम डिटेल में करेंगे। देखो अंजो खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, अंजो खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। अंजो में एक विलेज आता है, केबीटू विलेज, ठीक है, उसको कहा जाता है ईस्टर्न मोस्ट। अब ये जो अपन ने जितना भी पढ़ा ना, अब इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में आ जाओ सर। हाँ, तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है आजादी के बाद से। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली। जाने से पहले ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे कि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक है, ठीक है, यानी जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला रीजन है आसाम के अलावा, पहले उसका जनरल नाम क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, उनकी कोशिश थी उसको क्राउन कॉलोनी पॉलिसी के तहत अपने साथ रख लें। लेकिन कई लीडर्स लाइक जैसे मोही रिबा, आपका रिमू रिबा, ठीक है, डाइंग इरिंग, सी के गोहेन जी, है ना, गोपीनाथ बोरदोलोई जी, ठीक है, तो इन सब की फास्ट साइटेडनेस की वजह से उनका ये प्लान हम धराशायी कर पाए। फिर संविधान बनता है 1950 को। ठीक है, जो संविधान आपका बनता है 1950 को, जो पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट के था वो डायरेक्ट किसके अंडर आ गया, आसाम के गवर्नर के अंडर में आ गया। ठीक है,
तो पहले तो सर ये सारा आसाम का ही पार्ट था, फिर चीजें बदलती हैं कब से, जब संविधान बनता है, ठीक है। संविधान बनता है तो ये पहले एरिया के बनेगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक जो एरिया है वो गवर्नर ऑफ आसाम के अंडर आएगा। और उस टाइम के जो आसाम के गवर्नर थे लेफ्टिनेंट एन के रुस्तम जी, आईसीएस ऑफिसर, ही बिकेम द एडवाइजर फॉर एनईएफटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक अफेयर्स, ठीक है, वो इसके एडवाइजर बने। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कैसे बना सर? 1954 तक जो एनईएफटी अफेयर्स है वो दे वर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो एनईएफटी को कौन देखता था? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखता था। बट बाय द वर्च्यू ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1954, the entire present Arunachal Pradesh and Naga tribal area was renamed as North East Frontier Agency, popularly known as NEFA, ठीक है। यानी पहले ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक था, फिर 1954 में जाके आप देखोगे, ठीक है, एक्ट ऑफ 1954 के बाद जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक का पूरा डिवीजन से उनका नाम पड़ गया नेफा। जैसे एक था बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक, उसका नाम पड़ गया कामदेंग फ्रंटियर डिवीजन। लखीमपुरा फ्रंटियर ट्रैक, उसका नाम पड़ गया सुबानसरी फ्रंटियर डिवीजन। अबोर हिल डिस्ट्रिक्ट फ्रंटियर ट्रैक, उसका नाम पड़ गया सियांग फ्रंटियर डिवीजन। और कितने हो गए? एक, दो, तीन, ठीक है। जो मिशमी हिल डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम पड़ गया लोहित फ्रंटियर डिवीजन, और जो तिराप फ्रंटियर ट्रैक था उसका नाम पड़ गया तिराप फ्रंटियर डिवीजन। यही 5 जो आपके फ्रंटियर डिवीजन है, आगे चल के 1965 में यही 5 आपके डिस्ट्रिक्ट भी बनेंगे, ठीक है। तो पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक था 1954, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से क्या बना? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में ये 4 आपके फ्रंटियर डिवीजन, और एक था नागा ट्राइबल एरिया, उसका भी नाम बदल के यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन हो गया, जिसको नेफा से अलग कर दिया गया था, ठीक है। वो नेफा का पार्ट नहीं था। नेफा में आप देखोगे तो यही फ्रंटियर डिवीजन थे, कामेंग था, ठीक है, लखीमपुर था, सुबानसरी 3, ठीक है, सियांग 4, और लोहित फ्रंटियर 5, ठीक है। तो नेफा में यही 5 फ्रंटियर डिवीजन आपके थे। तो 1954 सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? नेफा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। 1954 में हमें क्या देखने को मिलता है? नेफा का फॉर्मेशन। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो 1954 की ईयर इंपॉर्टेंट है, इस टाइम आपका नेफा का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद आ जाओ सर, उसके बाद नेफा के प्रोविजन के तहत 1965 में जो ये फ्रंटियर डिवीजन थे दे वर रीनेम्ड एज डिस्ट्रिक्ट। जैसे कामेंग वाला क्या बन गया? कामेंग डिस्ट्रिक्ट, सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट, सियांग डिस्ट्रिक्ट, लोहित एंड तिराप, ठीक है। तो यानी 1954 में अगर आप देखो नेफा बन रहा है। पहले ये सारे एरिया फ्रंटियर ट्रैक्स होते थे, ये फ्रंटियर ट्रैक्स बन गए नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। और 1965 में आप अगला चेंज देखोगे, जो नेफा के जो डिविजन्स थे वो बन जाएंगे 5 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। वो क्या बन जाएंगे सर? 5 डिस्ट्रिक्ट्स बन जाएंगे 1965 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि 1965 में अरुणाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? कितने थे सर? आपका 5 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से थे सर? बता सकते हैं? कमेंट में लिखो सर जल्दी से, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? पांचों याद होने चाहिए। कामेंग था, सियांग था सर, बिल्कुल सियांग, सुबानसिरी, लोहित, तिरप। तो ये 5 सबसे पुरानी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन है आप देखोगे 1965 में, जो फ्रंटियर डिवीजन से दे बिकेम डिस्ट्रिक्ट्स, कामेंग, सियांग, सुबानसरी, लोहित एंड तिरप। तो 1954 में नेफा था, उसके बाद 1965 में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से 2 डेट मैंने अभी आपको बता दी, 1954, 1965। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इज दैट क्लियर और नॉट?
देखो ये बेसिक इवोल्यूशन समझना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। चीजें कैसे कैसे बदल रही हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं, ये क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि सर 1965 में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। तो इट वर 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है सर। चलिए, तो 1965 तक हम लोग आ चुके हैं। अब 1969 में भी कुछ चेंज हो रहा है सर। 1969 में क्या चेंज हो रहा है, एक एजेंसी काउंसिल बन रही है, ठीक है। क्योंकि 1954 में क्या बना है सर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो उस एजेंसी की काउंसिल होनी चाहिए, जो मतलब एजेंसी काउंसिल का मेन काम क्या है, उस एरिया को ऑटोनॉमी देना, क्योंकि अभी तक वो जो एरिया है वो एक तरीके से यूनियन कंट्रोल कर रही है, क्योंकि आसाम के गवर्नर किसके बिहाफ पे कंट्रोल कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के कंट्रोल पे। तो अभी उस एरिया के पास ऑटोनॉमी नहीं है। तो जो अपने अरुणाचल के लीडर्स हैं, हम उनको क्यों याद करते हैं सर, इसीलिए याद करते हैं क्योंकि जितनी भी आप ये देखोगे एजेंसी काउंसिल बन रही है, प्रदेश काउंसिल बन रही है, तो ये सब क्या है, अरुणाचल प्रदेश को ऑटोनॉमी दे रही है। तो उनका रोल अरुणाचल प्रदेश को ऑटोनॉमी दिलाने का सबसे बड़ा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें उनको याद करना भी चाहिए, ठीक है। चलो, तो बात यहाँ तक पहुंच गई सर। एजेंसी काउंसिल का फॉर्मेशन होता है 1965। 1954 फ्रंटियर एजेंसी बनी, 1965 5 डिस्ट्रिक्ट बन गई। अब आ जाओ 1969, अगला इंपॉर्टेंट साल। यहाँ पर क्या बन रहा है सर, एजेंसी काउंसिल बन रही है, ठीक है। क्यों बन रही है कि सर जो नेफा के लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म। तो एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे आपका एजेंसी काउंसिल बन रही है टू एडवाइज द गवर्नर ऑफ असम ऑन अफेयर्स ऑफ नेफा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो वहां की जो जिला परिषद थी उसके थ्रू इलेक्ट की जाती थी बॉडी, and hence first पंचायती राज इलेक्शन took place in 1969। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कभी भी पूछ सकता है। अपना जो अरुणाचल है उसमें जो पहले पंचायती राज इलेक्शन हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं सर, 1969 में हो रहे हैं। जिला परिषद बन रही है, उसी जिला परिषद इलेक्ट करके क्या बनाएगी, एजेंसी काउंसिल बनाएगी, ठीक है। जो पहली मीटिंग थी एजेंसी काउंसिल की, वो किस दिन हुई थी, 3 दिसंबर 1969 को पहली मीटिंग हुई थी। 20 मेंबर्स थे उसमें, और उसको इनॉग्रेट किसने किया था, आसाम के गवर्नर श्री बी के नेहरू ने, ठीक है। आसाम के गवर्नर श्री बी के नेहरू जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। 3 दिसंबर 1969 को पहली मीटिंग होती है आपका एजेंसी काउंसिल की। Thus, the policy making power for NEFA went to the people of this state for the first time, though through an advisory body। तो 1969 की एजेंसी काउंसिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। भले एडवाइजरी रोल मिला है, बट स्टिल द पीपल ऑफ अरुणाचल आर नाउ इन द बिजनेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, स्टिल एज एन एडवाइजर, बट इन द पॉलिसी मेकिंग बिजनेस। बात समझ पा रहे हैं सर? तो 1969 की एजेंसी काउंसिल का रूल समझ पा रहे हैं? ये सारे पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कल जब एपीपीएससी में अरुणाचल स्पेसिफिक सवाल आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन से रिलेटेड सवाल आएंगे कि अरुणाचल को ऑटोनॉमी किस तरह से मिली, तो वहां पर आपको ये पता होना जरूरी है एजेंसी काउंसिल का क्या रोल था, ठीक है। यही एजेंसी काउंसिल आगे चल के आप देखोगे प्रदेश काउंसिल में तब्दील हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी तक आपने कितना कुछ सीख लिया, रिवाइज कर लो। मैंने आपको बताया सर 1954 से नेफा बनती है, फिर 1965 में मैंने आपको बताया 5 डिस्ट्रिक्ट बनती हैं, फिर 1969 में हम देखेंगे एक एजेंसी काउंसिल बनती है, ठीक है, जिसका काम क्या था, एडवाइस देना टू द गवर्नर ऑफ आसाम। तो कहने को तो अभी हमने इतना ही पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा एक एक चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो टाइम लग रहा है, और इसीलिए मैंने कहा था इस बार चीजें और ज्यादा मैंने अपग्रेड कर दी हैं। ऑलराइट।
फिर 1972 में आते हैं, क्या हो रहा है सर 1972 में? देखो 1969 तक की कहानी हो गई सर। 1969 में एजेंसी काउंसिल बनती है। 3 साल बाद क्या हो रहा है? देखो 2 साल बाद आपका एक कानून पास हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। ठीक है, यहां से एक बड़ा चेंज हो रहा है। अब नेफा को आसाम से अलग किया जा रहा है। पहले नेफा जो था वो आसाम का ही गवर्नर उसे हैंडल कर रहा था, यहां से चीजें बदलेंगी। अब आपका जो नेफा है उसे आसाम से अलग किया जा रहा है, आसाम के गवर्नर का कोई रोल नहीं रहेगा। और ये कौन से एक्ट से हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। इसकी मदद से ये नेफा आसाम से अलग होता है और अरुणाचल प्रदेश का नाम केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 21 जनवरी 1972। ठीक है, तो 1972 में अरुणाचल प्रदेश बिकेम अ यूनियन टेरिटरी। अब जाके हमारे पास एक थोड़ा सा एक अच्छा अपना अच्छा सुंदर सा नाम आया है और इस यूटी हम बने हैं। ठीक है, तो 1954 नेफा, 1965 5 डिस्ट्रिक्ट, 1969 एजेंसी काउंसिल, 1972 21 जनवरी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस हमें मिल गया। ठीक है, अब जो एजेंसी काउंसिल थी जो एडवाइस कर रही थी नेफा के मैटर्स पे, वो बन गई सर आपका प्रदेश काउंसिल और यही आगे चल के लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। ठीक है, उसको हेड करता था एक चीफ कमिश्नर। इट वाज हेडेड बाय ए चीफ कमिश्नर। ठीक है, इट वाज हेडेड बाय ए चीफ कमिश्नर। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो के ए राजा, मिस्टर के ए राजा वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ कमिश्नर। ठीक है, जो एजेंसी काउंसिल से प्रदेश काउंसिल बन गई, चीफ कमिश्नर इसको हेड करेंगे और इसके चीफ कमिश्नर किसको बनाया गया? मिस्टर के ए राजा को इसका बनाया गया चीफ मिनिस्टर। Consequent upon the election of panchayat bodies in May 1972, the Pradesh Council was constituted by 26 members including 3 nominated members। ठीक है, अब जो आपका एजेंसी काउंसिल से प्रदेश काउंसिल बनी है, अब इसमें कितने मेंबर थे? पहले 20 थे, अब हो गए सर इसमें 26 मेंबर्स इलेक्शन से आ रहे हैं और 3 मेंबर्स नॉमिनेशन से आ रहे हैं। तो 20 से बढ़ के अब प्रदेश काउंसिल में मेंबर्स कितने हो गए? 29 हो गए। ठीक है, और जो कैपिटल थी वो भी सर शिलोंग से ईटानगर शिफ्ट हो गई 1 जून 1974 को, विच वाज इनॉग्रेटेड बाय वीवी गिरी, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी तक अगर हम मुद्दे की बात करें तो हमने 1954 देख लिया, नेफा बन रहा, 65 में 5 डिस्ट्रिक्ट बन रही, 1969 में एजेंसी काउंसिल बन रही, 1972 में यूटी स्टेटस मिल रहा है और जो एजेंसी काउंसिल थी वही बन गई प्रदेश काउंसिल। प्रदेश काउंसिल के हेड होंगे चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया? के ए राजा को अपॉइंट किया गया। और आपका कैपिटल 1974 में शिलोंग से कहां शिफ्ट हो गई? ईटानगर शिफ्ट हो गई। ठीक है, अभी तक ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। फिर बड़ा चेंज आएगा सर 1975 में। 1975 में प्रदेश काउंसिल को कन्वर्ट कर दिया गया प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में। बट बिफोर वी गो फॉर द प्रदेश काउंसिल टू प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं आपसे एक बार आपकी जो प्रदेश काउंसिल है उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, क्या कैसे आपकी प्रदेश काउंसिल वर्क करती थी। ठीक है, वो सारी चीजें भी पहले आपसे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो अभी 1974 तक की कहानी हमने कर ली है। 1974 कैपिटल शिफ्ट हो गई। 75 में जो प्रदेश काउंसिल थी वही कन्वर्ट हो जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी भाई प्रदेश काउंसिल के मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट हो जाएंगे और 1978 में प्रॉपर इलेक्शंस के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। अभी जो बन रही है वो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, अब प्रदेश काउंसिल में क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस करेंगे, फिर आगे की कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो फिर सर अगली क्लास में करना अप्रोप्रिएट रहेगा क्योंकि अभी वक्त की हमारे पास कमी है। नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की होने जा रही है ना।
और थोड़े ज़्यादा ही लगातार क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, तो उनको अभी आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में भी हो सकता है टाइम लगे, ठीक है। तो टेक योर टाइम, अच्छे से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वो सारे आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा जिस पे क्वेश्चंस बनते आए हैं या आने वाले टाइम में बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, ठीक है। तो ध्यान रखना 54, 65, 69, 72, 74, 75, ठीक है। हर एक साल में क्या क्या हो रहा है उसको ध्यान रखेंगे, इवेंट्स को क्रोनोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री पढ़ोगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो पीडीएफ मैं शेयर करवा दूंगा, नहीं मिले तो व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 99078464 2, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऑलराइट, बिल्कुल। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दे देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं शेयर करवा दूंगा पीडीएफ, टेंशन ना लो आप, ठीक है। चलिए सर, फाइनल पीडीएफ ये हो जाने के बाद ही करना, क्योंकि अभी मैं भी इसको थोड़ा बहुत रीड आउट कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ लगेगा चेंज करने को कि ये स्लाइड एक्स्ट्रा है या और भी एड ऑन कर सकते हैं, तो वो भी मैं बीच बीच में चेंजेस करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मटेरियल हमेशा अपग्रेड होता रहता है, जब भी आप पढ़ोगे अपग्रेडेड फॉर्म में मिलेगा। पहले जो मैंने पढ़ाया था तब ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, अब इसको भी इंक्लूड कर लिया है। तो वो तो डिमांड के हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन बनते आएंगे हम उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे कलीग्स के साथ अपने। मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।